नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता आत्मकथ्य की व्याख्या करेंगे। ये कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और इस कविता के बारे में, आत्मकथ्य के बारे में थोड़ा परिप्रेक्ष्य जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी पत्रिका जो हंस के एक विशेष अंक के लिए उनको आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन वे अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे और इस कविता में उन्होंने उन कारणों का वर्णन किया है जिसके कारण वे आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। और ये कविता उस पत्र के उत्तर में लिखी गई थी और ये कविता 1932 के हंस जो पत्रिका थी, बहुत एक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका थी, उसके 1932 के अंक में प्रकाशित भी हुई थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के आत्मकथ्य कविता के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये आत्मकथा के एक निवेदन को किया गया था और उसी के उत्तर में उन्होंने ये पत्र के माध्यम से हंस पत्रिका को भेजी थी। तो यहाँ पर मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि कहता है कि जो मधुप यानी भंवरा, ये जो मन रूपी जो भंवरा है वो गुनगुनाकर अपनी कहानी कह रहा है। अपनी कहानी कौन कह रहा है? जो मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर अपनी कहानी कह रहा है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी, कि संसार में जो जीवन है वो नश्वर है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो पत्तियां आज हैं बहुत घनी हैं वो कल को मुरझाकर गिरने वाली हैं। यानी जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। यहाँ पर उसी प्रकार से बताया कि जो आज कितनी घनी पत्तियां थी वो अब मुरझाकर गिर रही हैं और इसी प्रकार से जीवन की नश्वरता चलती रहती है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और इस जो गंभीर अनंत नीलिमा में यानी जो अंतहीन विस्तार है संसार का, इसके अंदर जो असंख्य जीवन इतिहास दबे पड़े हैं, यानी ऐसे लोग हैं जो आए हैं और चले गए, यानी बहुत जो करोड़ों लोग आए हैं और करोड़ों लोग की मृत्यु हो चुकी है। यानी असंख्य जीवन का इतिहास, जीवन के बारे में लोगों का जो इतिहास है वो दबा हुआ पड़ा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, लेकिन लोग फिर भी अपना ये इस प्रकार से आत्मकथा लिखकर अपना व्यंग मलिन उपहास करते रहते हैं, यानी खराब ढंग से अपनी निंदा खुद ही करते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, और वो फिर सवाल करते हैं क्या तुम अभी भी कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं, अपनी बीती चीजें वो सारी की सारी कह डालूं, यानी आत्मकथा लिखूं, अपनी कमजोरियों को कह दूं आप सभी के सामने, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। और कवि कहते हैं कि अगर मैं अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी निराशाओं के बारे में, दुख के बारे में लिख तो दूंगा, लेकिन तुम उसकर सुनकर सुख पाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा और देखोगे गागर रीति। लेकिन मेरी जो गागर है, जो दुख रूपी मेरा जो एक घड़ा है, वो रीत जाएगा, वो खाली हो जाएगा। यानी वो अपने मन की बातें मन में ही रखना चाहते हैं, आत्मकथा के माध्यम से नहीं लिखना चाहते। तो यहाँ पर कवि भंवरे गुनगुनाकर पता नहीं कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि जीवन तो नश्वर है और आज है तो कल समाप्त हो जाएगा। पेड़ों से मुरझाकर गिर रही पत्तियां शायद जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही क्षणिक है और इस जीवन की कहानी सुनाने से क्या लाभ। यह संसार अनंत है जिसमें कितने ही जीवन के इतिहास दबे पड़े हैं। इनमें से अधिकतर एक दूसरे पर घोर कटाक्ष करते ही रहते हैं।
इसके बावजूद पता नहीं तुम मेरी कमजोरियों के बारे में क्यों सुनना चाहते हो। मेरा जीवन तो एक खाली गागर की तरह है जिसके बारे में सुनकर तुम्हें शायद ही आनंद आएगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किंतु ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, यानी मेरे जो जीवन के अनुभव हैं अगर मैं लिख दूंगा तो तुम ही उसको खाली करने वाले बनोगे। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी मेरा जो रस है जीवन रस जो मेरी आत्मकथा के माध्यम से तुम लोगे उसको तुम अपना समझ लोगे और अपने खुद को मेरी गागर मेरा जो घड़ा है उसको खाली कर दोगे और अपना भर लोगे, यानी मेरे जीवन के अनुभवों से तुम कुछ न कुछ सीखोगे। यह विडंबना, कवि कहता है ये बड़ा विडंबना है, ये उपहास और निराशा का विषय है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, हे सरल हृदय वाले तेरी हंसी नहीं उड़ाऊंगा मैं, यानी ये इतनी विडंबना है, इस प्रकार से मैं नहीं करूंगा, इतनी सरलता नहीं है कि मैं अपने जीवन की हंसी खुद ही उड़ाऊं। क्योंकि अगर हम आत्मकथा लिखते हैं तो हमें अपने बारे में अच्छी बुरी सब चीजें लिखनी पड़ती है और उसके बाद हमारी हंसी उड़ती है, मजाक बनता है। तो कवि कहता कि ये विडंबना है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस सरल सी हृदय की हंसी उड़ाऊं, भूले अपनी अप्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, यानी अपनी भूलें भी लोगों को बताऊं और दूसरों ने मेरे साथ क्या धोखा किया है, क्या प्रवंचना की है, वो भी मैं दूसरा लिखकर एक आत्मकथा के माध्यम से दिखाऊं। तो ये बड़ी विडंबना रहेगी और ऐसा मैं नहीं करना चाहता। कभी कहते मेरे जीवन की कमियों को सुनकर ऐसा ना हो तुम ये समझने लगो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ है और मेरा जीवन हमेशा एक कोरे कागज की तरह था। कवि का कहना कि वे इस द्विधा में भी हैं और दूसरों की कमियों को दिखाकर अपनी हंसी उड़ाएं या फिर अपनी कमजोरियों को जगजाहिर कर दें। आगे कवि लिखते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में ही आते आते मुस्काकर जो भाग गया। कवि कहते मैं उन उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, यानी मैं ऐसी जो है पवित्र गाथाएं कहाँ से लाऊं जो उन मधुर चांदनी रातों की थी, जो इस मीठी वो अपने जीवन के अच्छे क्षणों को याद करता हुआ कहता है कि जब इस प्रकार का एक बहुत मधुर चांदनी रातें होती थी, प्रेम से भरी रातें होती थी, उनकी कैसे गाथा मैं गा सकता हूँ, उनकी कहानी मैं कैसे बता सकता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, कि जो हंसकर हमारी बातें होती थी, खिलखिलाहट होती थी, वो अपने किसी की भी बारे में बात कर रहा है तो उन बातों को यहाँ मैं जिक्र नहीं कर सकता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कवि कहता कि मुझे वह सुख नहीं मिला जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया था, यानी जो सुख आया वो सिर्फ स्वप्न में था और जब वो स्वप्न देखकर जाग गया तो वो सुख आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। और आलिंगन यानी बाहों में, यानी वो सुख जो मेरी बाहों में आने वाला था वो मेरे सपने टूटने से, या जो मेरा स्वप्न टूट गया यानी जाग गया मैं, उस समय वो मेरी बाहों में आते आते ही मुस्कुराकर भाग गया, यानी वो सपना ही था जो टूट गया। कवि कहता कि उन्होंने कितने सपन देखे थे, कितनी महत्वाकांक्षाएं पाली थी, लेकिन सारे सपने जल्दी से टूट गए। ऐसा लगा कि मुंह तक आने से पहले ही निवाला गिर गया था। उन्होंने कितना कुछ पाने की हसरत पाल रखी थी और उतना कभी मिलता नहीं है, इसलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीवन की सफलताओं या उपलब्धियों की उज्जवल गाथाएं किसी को बता सके। आगे कवि लिखता कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जिसके अरुण कपोलों, अरुण कपोल का मतलब जो है लाल गालों से होता है, कि जिसकी जो मतवाली हंसी
और उसके जो जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके लाल जो गालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी। अनुरागनी उषा का मतलब यहाँ पर है कि जो प्रेम में लीन सवेरा होता है, जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता था कि वो जो सवेरा है वो खुशबू अपनी निज सुहाग मधुमाया में, यानी अपना जो सुगंध है और वो सारा का सारा उन्हीं से लेता था। यानी जब सूर्य उषा काल की जो एक लालिमा होती है और एक बहुत अच्छी सी खुशबूदार हवा चलती है सवेरे की, वो सारी की सारी वो उसकी प्रियतमा से ही उषा लेती थी। ऐसा कवि ने वर्णन यहाँ करने का प्रयास किया है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। और यहाँ पर कवि ने कहा है कि उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी यादें हैं, जिसके बारे में उसने जिक्र किया है, चाहे पत्नी है, प्रेमिका है, कुछ भी है, कि उसकी जो स्मृति, उसी की यादें मेरी पाथे बनी हैं, मेरा सहारा बनी हैं थके पथिक की पंथा की। और मैं एक थका हुआ पथिक हूँ और मेरे रास्ते का जो मेरा सफर है, उस सफर के लिए वो मेरी जो यादें हैं वही सारी की सारी वो मेरा एकमात्र सहारा है। कभी कोई ऐसा भी था जिसके चेहरे को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी, लेकिन वह अभी उसकी यादें ही शेष बची हुई है, तो मैं उसका एक थका हुआ राही हूँ जिसको केवल पुरानी ही यादें जिसके पास है। आगे कवि कहते हैं, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म कथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और कवि कहता है कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा, कंथा यानी कथा की, यानी मेरी जीवन की जो कहानी है उसको, उसके दुखों को मैंने सीवन यानी सी लिया है। सुई से जैसे कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको सुई से जिस प्रकार से हम सी लेते हैं, तो वैसे ही मैंने अपने दुखों को सी लिया है। इन्हें दुनिया को मैं दिखाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी कथा को मैंने उधेड़ कर तुम क्या देखना चाहोगे, यानी जो मैंने सील लिया है उसको तुम उधेड़ कर मेरी कहानी में क्या करना चाहोगे। ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है। तुम मेरी कथा क्यों सुनना चाहते हो, आत्म कथा का जो निवेदन किया जा रहा है वह क्यों किया जा रहा है कि हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मैंने तो अपने दुखों को सारे को सील लिया है, छुपा लिया है, तुम उसको उधेड़ कर क्या देखना चाहोगे। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, और मेरा जो छोटा सा जीवन है इसमें बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है, तो उसमें बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी कहानियां मैं क्या कह सकता हूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म कथा। और कवि पूछना चाहता है कि मेरी एक छोटी सी भोली सी आत्म कथा तुम सुनकर क्या करोगे, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अभी ये कथा कहने का समय भी नहीं है, क्योंकि कवि कहता है कि मेरी जो मौन व्यथा है, मेरी जो पीड़ाएं हैं वो मौन हैं और वो मेरी पीड़ाएं अभी सोई हुई हैं, मैं उनको दोबारा से जगाना नहीं चाहता, और अगर वो दोबारा से उसको कुरेदा गया तो पीड़ा ही देने वाली हैं। तो यहाँ कवि कहता है, इसलिए कोई भी, किसी को भी इसका हक नहीं है कि मुझे कुरेद कर मेरे जख्मों को देखे। मेरा जीवन इतना ही सार्थक नहीं है कि मैं इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता फिरूं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं मौन रहकर दूसरे के बारे में सुनता रहूं। कवि का कहना है कि उनकी मौन व्यथा थकी हुई है और शायद अभी उचित समय नहीं आया है कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता आत्मकथ्य का यहाँ पर विवेचन किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।